हम सिर्फ मोदी विरोधी नहीं, हम स्टेट के विरोधी हैं और मोदी विरोधी भी हैं, हम ये बोलते हैं। योगी जी कहते होंगे तो योगी जी इस तरह समझते होंगे, हमें तो नहीं लगता। तो ये तो एक बकवास है, ये तो एक ढोंग है जो वो रचते हैं। दंगे नहीं हुए लेकिन दंगे उन्होंने करवाए हैं। तो होंगे योगी जी अपने आप में मियाँ मुट्ठू बनते हैं, अपनी बातें कहते हैं और चले जाते हैं, तो उनको आने वाला चुनाव जो उनको बता देगा। लेकिन जब सत्ता में आए थे वो बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है, 370 हटाई, बस दो काम के लिए आए हैं वो। उन्होंने जनता के लिए किया क्या है? लाइब्रेरी में घुसकर उनको मारा गया था, उनको याद करना और उनको ये बताना, उनकी सॉलिडेरिटी में खड़ा रहना कि आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक था और जो उन लोगों ने किया था वो गलत था, आप ठीक हो। तो उनके लिए हम आज यहाँ पे। और सिर्फ पीएम ही मंदिर बनाने के लिए बने हैं, तो आप मंत्री नहीं हैं, तो आप तो देश के विरोधी हैं। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो मोदी जी के ऊपर लगना चाहिए, मुझे जो लगता है वो जनता के ऊपर नहीं लगना चाहिए। जिनके ऊपर यूएपीए लगा, आप उनके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दीजिए, क्या सबूत है उनके खिलाफ? जो मंत्री बनने पर एक क्लीन चिट मिल जाती है और जनता की आवाज़ उठाने पर आपको यूएपीए लग जाती है। मुस्लिम वोट करेंगे ऐसा तो नहीं लगता। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में जामिया में इस एंटी-सीए आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ आज 2 साल पूरा हुआ, उसके खिलाफ यहाँ पे बरसी मनाई जा रही है। जामिया के स्टूडेंट से देश के और सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग तरह की बात रखी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इन सब के बीच उठकर आया वो ये था कि अभी इसकी बरसी मनाने की क्या रिलेवेंसी है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 2 साल बाद आप फिर से जामिया अटैक की बरसी मना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जामिया ने जो रास्ता दिखाया है और जो सीए कानून आया था उसके आगे जो सबसे बड़ी आवाज़ थी वो जामिया से शुरू हुई थी और वो बहुत इनकलाबी आवाज़ थी, उसको ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और जो उनका जुल्म था उन बच्चों पर जो उनके लाइब्रेरी में घुसकर उनको मारा गया था, उनको याद करना और उनको ये बताना, उनकी सॉलिडेरिटी में खड़ा रहना कि आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक था और जो उन लोगों ने किया था वो गलत था, आप ठीक हो। तो उनके लिए हम आज यहाँ पे हैं। ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस पूरे इवेंट को चुनाव से रिलेटेड देखा जा रहा है कि आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं मोदी के खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को क्या भड़का रहे हैं? जो सच बातें अगर मुसलमानों को भड़काने के लिए होता तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही बैठे होते जो स्टेज पर थे। उसमें बहुत बड़ा चेहरा इंडिया का जो हर प्रोटेस्ट के लिए, हर आवाज़ के लिए खड़े थे, अरुणित रॉय, जो किसान मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक आवाज़ थी, जिनको टूल किट के नाम के थे बंद कर दिया, नवदीप कौर, वो यहाँ बैठी हुई हैं। उसके अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। टूल किट उनको फंसा दिया गया। दूसरा जो है, यहाँ पे चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना ही नहीं। लेना देना मीन्स कौन हारेगा कौन जीतेगा वो अलग बात है। लेना देना मीन्स उनके खिलाफ हमें भड़काना, हमारा उसका ऐसा कोई मतलब नहीं, वैसा कोई मोटिव नहीं है। क्या मुस्लिम वोट करेंगे क्या बीजेपी को? मुस्लिम वोट करेंगे ऐसा तो नहीं लगता, ना पहले कभी किया है और ना मेरे ख्याल से जिस तरह के वो कानून लेके आते हैं 3 तलाक का, 370 कश्मीर से 370 हटाने का, सीए कानून का, तो उसके बाद अगर कोई मुसलमान वोट करता है तो मैं तो उसको बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहूँगा। हम तो नहीं करते उनको वोट। बेवकूफ़ कहेंगे? बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहूँगा मैं। लेकिन वो बीजेपी क्लेम करती है कि जब से वो सत्ता में आई तब से दंगे नहीं हुए, मुसलमान सुरक्षित है अब ज़्यादा। बिल्कुल दंगे नहीं हुए लेकिन दंगे उन्होंने करवाए हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हम अपनी पिछली जो कहानियाँ होती, जो पिछली बातें होती हैं, जो ज़िंदगी में गुजरी होती हैं, उनसे नज़र आता है कि क्या हुआ। तो अगर हम 2 साल पीछे जाके सीए मूवमेंट को देखें और हालात देखें तो नज़र आता है कि और जिस तरह आज जो जज हैं या सेशन कोर्ट के जो जज हैं दूसरे कहते हैं कि ये वाला केस इस तरह नहीं है, वो वाला केस इस तरह नहीं है, वो सब बातें करते हैं और जिस तरह कमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बीजेपी का बनाया हुआ है। तो उन लोग दंगा कर रहे नहीं है, दंगा उन्होंने करवाया है और दंगा बहुत नज़र आता है कि किस तरह करवाया, इस तरह करवाया कि लोगों को यूएपीए से कानून के अंदर बंद कर दिया उन्होंने। योगी कह रहे हैं आज मुसलमान सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित है तो भाजपा राज्यों में है, आज असुरक्षित नहीं है मुसलमान। कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब शांति से हो रहा है, सभी अपना धर्म मान रहे हैं। हाँ, वो जिसको दिक्कत हो रही है सेकुलर लोगों को हो रही है क्योंकि अब इनकी राजनीति नहीं चल रही है। योगी जी कहते होंगे तो योगी जी इस तरह समझते होंगे, हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता? हमें नहीं लगता इस तरह। योगी जी कहते होंगे, योगी जी अपने आप में मियाँ मुट्ठू बनते हैं, अपनी बातें कहते हैं और चले जाते हैं, तो उनको आने वाला चुनाव जो उनको बता देगा। आने वाला चुनाव उनको चुनाव बता देगा। तो मुसलमान किसके साथ जाएगा? मुसलमान के लिए भाजपा की हार इम्पोर्टेंट है या कुछ और? नहीं, भाजपा की हार हमारे लिए
भाजपा के हारना तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो इस वक्त जो यूएपीए में लोग बंद हैं और जो आवाज़ हैं उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? और कानून पे भरोसा है, कानून अपना काम कर रहा है और उनके साथ हमके जो लोग डर गए थे और साइलेंटली बैठ गए थे, वो आवाज़ें अगर उन लोगों के साथ खड़ी रहे तो यही काफ़ी है, वो सब क्या निकले। दिल्ली पुलिस सही से जांच कर रही है इस पूरे मामले में? दिल्ली पुलिस ने जांच की होती तो बात ही क्या थी। दिल्ली पुलिस ने अगर जांच की होती तो ये लोग बंदी होते। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल फॉल्स केस है और इस तरह की उन्होंने चार्जशीट बनाई है, कहानियाँ लिखी हुई हैं, उसके अंदर कहानियाँ पढ़ने में जब आगे जाके वक्त आएगा और ये लोग सब बाहर आएंगे तो इन कहानियों को पब्लिश करवाएंगे और उनको सुनाएंगे कहानियाँ किस तरह लिखी जाती हैं। और सरकारें भी, गृह मंत्री भी और क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस भी कहानियाँ लिखती है, तो उसको पब्लिश कराएंगे, वो लोग बच्चे पढ़ेंगे, आने वाले वक्त में पढ़ेंगे बच्चे। चलिए अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम नजमुद्दीन है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अत्तर खान का जो यूएपीए के अंदर बंद है, मैं उसका मामू हूँ। चलिए अच्छा, इनके भांजे यूएपीए में बंद है। बताइए कितनी मुश्किल से झेल रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ये सब वक्त कि आपके भांजे पर एक यूएपीए, मतलब आप कैसे किसी को प्रिवेंशन एक इस तरह का प्रिवेंट आप सिर्फ कर रहे हैं और उसको फिर डिटेन कर ले जा रहे हैं। एक प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होता है कि आप किसी को आतंकवादी बिना साबित करने से पहले उसको आतंकवादी बता के आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। अब ये हमारे लोगों की जो है बहुत बड़ी, हमारे लोगों की नहीं, जो कानून सत्ता के अंदर बैठे हुए उन लोगों की कमी है ये। जब इस तरह के कानून बनाए जाते हैं उसके अंदर खामोशी से हामी भर लेना, वॉकआउट कर जाना या उसमें साइन कर देना, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंट, और उसके बाद रवीश कुमार और उमर खालिद की एक रिपोर्ट है कि इसमें आज तक कितने लोग बंद हुए और उसके अंदर जो है सज़ा 1% लोगों को नहीं हुई। उसके बाद इस तरह के कानून होना, ये लोकसभा के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो और सुप्रीम कोर्ट जो इस सब चीज़ को देख रहा है, जज कर रहा है, उसकी खामोशी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये सवालिया निशान है और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे साथ नवदीप कौर है। नवदीप कौर बहुत चर्चित हुई थी किसान आंदोलन के दौरान, उनको जेल में भी डाला गया। यहाँ आने का क्या मोटिव नवदीप? देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज जामिया के स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर 2 साल हो गए हैं जामिया के ऊपर अटैक को। लगातार हम लोगों ने देखा कि जब CA/NRC मूवमेंट खड़ा हुआ तो वो कहाँ से खड़ा होता है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट बताते हैं जो वैसे मुस्लिम हैं जिनको पता भी नहीं है कानून क्या है, वो वहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं और वो एक संघर्ष शुरू करते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके का अटैक किया जाता है, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के मारा जाता है, किस तरीके से उनको जेलों के अंदर बंद किया, यूएपीए लगाया जाता है। और जहाँ पे उस आंदोलन के अंदर कपिल मिश्रा जैसे, रागिनी तिवारी जैसे लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता। जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि लड़ाई अगर स्टेट के खिलाफ कोई भी लड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो आदिवासी, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, हम लोग उनके साथ हैं। स्टेट के खिलाफ या मोदी के खिलाफ? हम स्टेट बोलते हैं क्योंकि मोदी से तो एक इंसान है और वो एक स्टेट के अंदर आता है। और स्टेट जो हर तरीके से हमारे साथ काम कर रही है, उसके अंदर सारी कांग्रेस भी, बीजेपी, हर तरीके का आरोप आप लोगों पे है कि आप लोग मोदी विरोधी हैं और ये सारे जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ मोदी के लिए किया जा रहा है। नहीं, हम लोग स्टेट के खिलाफ है और मोदी के विरोधी हैं। बिल्कुल, जो लोग स्टेट का टूल हैं, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, सारे के सारे एक तरीके से जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग CA/NRC की बात कर रहे हैं, ये बहुत टाइम से प्रोसेस शुरू हो गया था इसको लागू करने का। बाबरी मस्जिद आने का प्रोसेस बहुत टाइम शुरू हो गया था। जो आज किसान आंदोलन के खिलाफ कृषि कानून आए हैं, लेबर कोड आए हैं, ये सारे के सारे मिलकर करते हैं। अब तो किसान आंदोलन वापस हो गया, अब मोदी जी से क्यों नाराजगी? हम लोग नाराज क्यों ना रहेंगे? वो किसको बख्श रहे हैं? उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम लोग मतलब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आए थे वो बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है, 370 हटाई, बस दो काम के लिए आए हैं। वो उन्होंने जनता के लिए किया क्या है, आप बताइए ना। तो हम लोग क्यों ना मोदी विरोधी हुए? हम सिर्फ मोदी विरोधी नहीं, हम स्टेट के विरोधी हैं और मोदी विरोधी भी हैं, हम ये बोलते हैं। बनारस में उन्होंने मजदूरों पर फूल बरसाया, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? अब फूल बरसाने से क्या उनको रोटी मिल जाती है, क्या बराबरी आ जाती है? और जहाँ गटर के अंदर जो साफ करते मजदूर मर जाते हैं, उनका कोई नहीं देखता है। जब मजदूरों की महिलाओं का रेप होता है फैक्ट्रियों के अंदर, खेतों के अंदर, तब मोदी जी कहाँ होते हैं?
तो ये तो एक बकवास है, ये तो एक ढोंग है जो वो रचते हैं, जो जनता को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जनता के अंदर जाके देखिए उनके कितने बुरे हाल हैं, महंगाई से जो इन्होंने लॉकडाउन किया उससे मजदूरों का क्या हाल है, तब मोदी जी नहीं दिखे हमें। खाना भी खाया था मोदी जी ने मजदूरों के साथ, लेकिन उन्होंने खाना दिया नहीं है, खाना खा जरूर लिया लेकिन दिया नहीं है उन्होंने। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग भूखे मरे हैं, सड़कों के ऊपर भूखे मरे, उनको खाना नहीं मिला। पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत मंदिर अयोध्या में बनवा रहे हैं इस देश के लोगों के लिए। आप लोगों को क्या आपत्ति हो रही है मोदी जी से? यही पूरा देश जानना चाहता है कि आप लोगों को मोदी जी से समस्या क्या है। देखिए, अगर मंदिर बना, हम लोग किसी मंदिर का विरोध नहीं करते, किसी मस्जिद या किसी गुरुद्वारे का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ पीएम ही मंदिर बनाने के लिए बने हैं तो आप मंत्री नहीं हैं, तो आप तो देश के विरोधी हैं। जब आप ये बोलते हैं कि मंदिर मेरा वो है कि जिस टाइम पे आपके जो शासन के टाइम पे आपके हर एक मुस्लिम, हर एक हिंदू, हर एक मुस्लिम जो सिख है और हर एक आदिवासी, हर एक महिला, सबको अगर आज़ादी है, सभी बराबर हैं, सभी को उनके हकों की लड़ाई लड़ने का मौका है, अगर वो बोल रहे हैं उसके खिलाफ तो वो सुनते हैं उनकी बात, फिर तो हम बोलें। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल वो लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। यूएपीए लेके आए, वो लोकतंत्र के भी खिलाफ है। हम लोग बोलते हैं कि वो तो किसी की भी नहीं मानते हैं। तो आतंकवादियों को रोकने के लिए लाया गया कानून, तो वो मोदी जी के ऊपर लगना चाहिए, मुझे जो लगता है वो जनता के ऊपर नहीं लगना चाहिए। जिनके ऊपर यूएपीए लगा, आप उनके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दीजिए, क्या सबूत है उनके खिलाफ। मोदी जी पे क्यों लगना चाहिए यूएपीए? देखिए, गुजरात के अंदर जो कत्लेआम हुआ वो कौन करवाने वाले थे? लीड जो कर रहे थे मोदी जी कर रहे थे। वहाँ पे सीधा कत्लेआम किया गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया, मुस्लिम बच्चों को, जो मस्जिदें ढाई गई हैं, और ये आरोप लगाया गया कि ये तो दंगे थे। ये दंगे नहीं थे। जहाँ जितने भी लोग राजनीति के अंदर आज हैं, जो बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, जो और बाकी मंत्री भी हैं, उन सभी के ऊपर कोई ना कोई केस है और उनके ऊपर कोई यूएपीए नहीं लगता है। क्लीन चिट दिया मैडम, आप शायद ये बात भूल रही हैं। देखिए, आज हम लोग स्टेट की बात क्यों करते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा का पूरा बदलने की ज़रूरत है और हम सुधार नहीं चाहते, हम चेंज चाहते हैं। जो मंत्री बनने पर एक क्लीन चिट मिल जाती है और जनता की आवाज़ उठाने पर आपको यूएपीए लग जाती है। जुडिशरी भी चेंज चाहते हैं आप लोग? देखिए, जुडिशरी के अंदर हम लोग जब ये देखते हैं कि जो जज भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, जज भी आके सड़कों पे बोल रहे हैं कि हमें भी न्याय नहीं मिल रहा, तो उस टाइम हम लोग क्या बात करेंगे? उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। तो बात करने की बहुत ज़रूरत है। नवदीप, आप पंजाब से हैं और पंजाब में इलेक्शन भी सर पर है, ऐसे में क्या ग्राउंड दिखता है आपको? क्या वहाँ पे बीजेपी कुछ वोट बटोरने में कामयाब रहेगी? क्या उसकी सरकार बन सकती है? देखिए, कामयाब नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता को उनका चेहरा नज़र आया है। जिस टाइम पे लोगों को साम्राज्यवाद का नहीं पता था, लोगों ने अंबानी अडानी को पकड़ा, लोगों को पता चला कि ये लोग दलाल हैं, ये लोग हमारे देश को खा रहे हैं, इन्हीं की वजह से महंगाई हो रही है। तो पंजाब के लोगों की समझदारी जो इतनी बड़ी है इस आंदोलन के दौरान कि आज मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर कभी बीजेपी नहीं आएगी और हम जल्दी ही कोशिश करें कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जितने भी सत्ता के अंदर शासन करने वाले लोग हैं, अपने अपने टाइम पे जो लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं, लोग विरोधी कानून लेके आते हैं, उन सभी का विरोध होना चाहिए और नई सरकार बननी चाहिए और वो होगी जनता की सरकार। कोई भी पार्टी इनमें से जो वर्तमान में पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा, इनमें से किसी की भी सरकार नहीं चाहती हैं आप? देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि क्या ही हुआ है जनता का। लगातार अटैक हुए हैं, लगातार लोगों को मारा गया है। आज ही मजदूर है, आज भी एक महिला का रेप हो रहा है, आज ही मुसलमानों पे मोब लिंचिंग हो रही है, आज भी सिखों को मारा जा रहा है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये सारी पार्टियां हमारे फ़ायदे के लिए हैं? हम लोग इसका विरोध करते हैं और कभी इनको प्रमोट नहीं करते हैं। पंजाब में मजदूरों के पास ज़मीन है? मैं खुद एक मज़दूर हूँ, हमारे पास ज़मीन नहीं। मैं भी किसी खेतों के अंदर काम कर करके मैं मतलब पढ़ाई करने की कोशिश की। आज मेरी बहन जो पीएचडी करके पहुँची है, वो मुझे लगता है बहुत हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ झेला है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर मजदूरों के पास ज़मीनें हैं, वहाँ पर भी बड़े ज़मींदारों के पास ज़मीनें हैं, छोटे किसानों के पास ही बहुत कम ज़मीनें हैं। बहुत कम ज़मीनें? जी। चलिए, तो फिर नवदीप कौर हमारे साथ थी, बहुत बेबाक हैं। इनकी इसी बेबाकी के लिए सरकार इनसे डर गई थी और इनको जेल में डाला गया था। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं अनमोल प्रीतम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।